नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। समय इतना नहीं था प्यारे बच्चों कि इसे हम टाइप कर सके, तो थोड़ा सा कुछ पेज ब्लर होगा, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। यानी कि जो विलियम जोन्स थे, इनको भारतीय इतिहास और दर्शन और कानून का अध्ययन जरूरी क्यों दिखाई देता था, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट में दे रखा कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। दूसरा, हिंदुओं और मुसलमानों की असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगला है कि विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ये पढ़ के जाएं, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन इसको भी पढ़ के जाएं, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारे बच्चे क्या है क्लास 8 में पास हो जाएंगे, क्योंकि 8 क्लास तक कोई बच्चे फेल नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप क्वेश्चन करके ही आना, क्योंकि करके नहीं आएंगे तो आप रह जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके आना, तभी पास होंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है कि जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। देखते हैं पहले पॉइंट में कि भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है। अगला है कि इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लें। आगे देखते हैं, इसमें आपको ये पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कि 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि असंतुष्ट होने के कारण क्या थे। पहला पॉइंट, ये सन भी आपको याद होना चाहिए कि 1878 में आरंभ से एक्ट पारित किया गया था, जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि आर्म्स एक्ट के बारे में बताइए या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में बताइए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेता था, ठीक है। यानी अगर आपसे आर्म्स एक्ट की परिभाषा पूछी जाएगी अगर आपसे, तो आपको क्या लिखना है, आर्म्स एक्ट की परिभाषा पूछा जाएगा तो आपको इस लाइन को लिखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। और आपसे अगर इल्बर्ट बिल के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये फिल करना है, ठीक है। तीनों अलग अलग है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, ठीक है। यानी कि देखिए, अंग्रेज क्या चाहते थे कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कानून बन रहा है तो वो क्या उनका विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इल्बर्ट बिल को क्या वापस ले लिया गया था, ठीक है। अब बाकी 1878 का आर्म्स एक्ट को जानेंगे कि भारतीयों के पास हथियार रखने का ये अधिकार छीन लिया गया। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि अगर कोई भी
प्रिंटिंग प्रेस क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक खबर छापती है तो उसका प्रिंटिंग प्रेस क्या है, या सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगा। ठीक है। इल्बर्ट बिल का मतलब ये था कि कोई भी अब क्या है, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। ठीक है। अब इसमें हमने ये पढ़ेंगे कि पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े, यानी कि जब 1914 सॉरी 18 सॉरी 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में जो भी विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो इससे भारत पर क्या असर पड़ा था, तो भारत पर प्रभाव पड़ता है। देखते हैं पहले पॉइंट में, इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया था। ठीक है। दूसरा है कि सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भी भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। ठीक है। तीसरा है कि इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ गई। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिस कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार भी हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के कारण थे कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के विरोध में अहिंसक आंदोलन किया था। दूसरा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई थी। तो आंध्र प्रदेश के गुट्टर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकार को भी लेकर हुआ था। आगे पंजाब में सिखों ने अकाली दलों पर अपने गुरुद्वारा के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए भी किया था। पांचवा, असम में चाय बागान मजदूरों ने भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए विद्रोह किया था। और लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा भी मानते थे। ऐसा मानते थे कि उन्होंने मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं, यानी गांधी जी ही दिला सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर नमक कानून के बारे में भी पढ़ लेंगे कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया था। तो है कि उस समय नमक क्या है, उत्पादन बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी 1930 में गांधी जी उन अपने समर्थकों के साथ क्या किए थे, 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी तक इन्होंने पैदल चलकर क्या है, वहाँ के समुद्र तट से क्या है, नमक नमक को इकट्ठा करके नमक कानून तोड़ा था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून कब बना था? 1989 में। ये भी देख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून को देखते हैं। पहला है कि रत्नम को पुजारियों के पैरों के धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कृत्य या कार्य करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता है। ठीक है। तो ये आपका है। तो इसमें अगर पूछेगा तो आपका ये पॉइंट मेन है, सेकेंड वाला इसमें। ठीक है। ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्रपालिका यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसका मतलब क्या है? ठीक है। न्यायपालिका देखो 3 प्रकार की होती है बच्चों, इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका को स्वतंत्रता की बात क्यों कही गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है। ठीक है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इसे भी देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या होता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इसका सहारा वो ले सकता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, न्यायिक समीक्षा क्या है। ठीक है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित कानून किया गया जो कानून है उस कानून में संविधान के अनुसार नहीं बना है, ठीक है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि न्यायपालिका क्या है, संसद के द्वारा बने हैं कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर न्यायालय के स्तरीकरण देख सकते हैं कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर निचली अदालत है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय देख सकते हैं। तो ये तीनों अदालतें आपकी यहाँ पर है, तीनों प्रकार पर जानेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जनहित याचिका, क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित स्थापित पर करने का प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी क्या जनहित याचिका माना जाएगा। तो जनहित याचिका से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ यहाँ पर एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जैसे उद्योग शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो उद्योग शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर यहाँ पर देखने के लिए देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दिया है। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे उद्योग का। ठीक है, यानी उद्योग शब्द का अर्थ क्या है, तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे बच्चों आप। अब यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि वे कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले यहाँ पर जो कारण है ये दे रखा है। ठीक है, यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देंगे। ठीक है, कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के संसाधन साधन, परिवहन, बाजार। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यानी कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। तो तीसरे को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके आंसर आप देखेंगे बच्चों। ये कि लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का क्या है, मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार, मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती हैं। तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से अक्सर जो पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 4, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ था। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण कोस्ट कोस्ट और आर्द्र जलवायु यहाँ की है, मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता है, कच्चे माल की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कुछ यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, तो सिलिकॉन घाटी अवस्थित कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी को क्या सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन हमने करवा दिया था कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो ये जो प्राकृतिक रेशा आपका कौन सा, जूट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे बच्चों, दो अंतर यहाँ पर देख लेंगे, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित जो उद्योग है। ठीक है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है, ये खनिज पर आधारित उद्योग है, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। यानी कि देखिए, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे कृषि पर आधारित उद्योग या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि पर आधारित उद्योग है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कृषि पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम पूछेगा लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग। ठीक है, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, और खनिज पर आधारित उद्योग है, यानी कि जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं उसे क्या खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या है। यानी कि सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, सार्वजनिक मतलब सरकारी होता है, निजी मतलब प्राइवेट। ठीक है, अब यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी जिन उद्योगों का स्वामित्व यानी कि मालिक और संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं।
जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। यानी कि जिन उद्योगों को सरकार और व्यक्ति मिलकर चलाते हैं उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र के है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे आप। प्यारे बच्चों, एक बार इसको देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, यानी कि मिलान करने के लिए अगर पूछेगा कि भूमि का उपयोग करने के लिए, तो भूमि के उपयोग मिलान करने के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ से करना है कि भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस, ह्यूमस का अर्थ देखा जाएगा तो ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ है। चट्टान बांध मिलान करना है तो मृदा अपरदन को रोकता है। कृषि योग्य भूमि यानी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप। एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अधिक आबाद प्रदेश है, तो ये बताना है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यह मैदान अधिक उपजाऊ है जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकना जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। और यह मैदान क्या है? समतल है जिसके कारण यातायात के साधन नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी मैदान के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है? कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आप प्रदूषण के कारण क्या है? जल भी दूषित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जल की कमी बहुत होती जा रही है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिससे क्या है? बीज की फसल उगाना कम हो गया है। ठीक है, कारण क्या है? देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कि पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को कम किया जा सके। ठीक है, अब यह है क्वेश्चन है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, ये कथन चौथा असत्य है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। रिवीजन के तौर पे इसको देख लेंगे। मिलान करने के लिए अगर आएगा तो मिलान कर लेंगे कि शेर ए मैसूर किसे कहते थे? तो ये आपको टीपू सुल्तान को कहते थे। फौजदारी अदालत क्या होता है? जो फौजदारी अदालत होते हैं। रानी चेन्नम्मा, ये कित्तूर में क्या है? अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। सिपाही को सिपाही भी कहते थे। वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मिलान को देख लेंगे यहाँ पर कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से हुई थी? तो ये प्लासी के युद्ध से जंग से हुई थी, जो 1700 क्या है? 1757 में ये युद्ध हुआ था, इसको भी जानेंगे। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली टीपू सुल्तान क्या है? मैसूर के शासक थे, इसको भी आप जानेंगे। ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था? कि विलय यानी कि राज्य हड़प की नीति सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, आगे क्या है कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कहाँ पर थी? यह दक्षिण भाग में स्थित थी, इसको भी जानेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत की तरफ आकर्षित क्यों हुए? तो कुछ कारण थे। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। उनको लगा कि भारत के साथ व्यापार करते हैं तो हमारा काफ़ी लाभ होगा। सेकेंड है कि यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, यानी इसकी जो मांग है पूरे यूरोप में थी, इसलिए यूरोपीय लोग क्या है? भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। तीसरा है वे भारत में कम कीमत पर, यानी कि वे भारत में क्या कम कीमत पर सामान खरीदना चाहते थे। ठीक है, इसे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ना? ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को क्यों मानती थी? कुछ कारण थे कि मलाबार तट पर होने वाला जो व्यापार है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार पर क्या, यानी कि निर्यात पर रोक लगा दिया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दिया था, तो इसको इतना पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि सहायक संधि किसे कहते हैं? ठीक, सहायक संधि किसे कहते हैं? तो सहायक संधि का अर्थ होता है संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेसली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से किया था। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी राजा के कोई भी सहायक संधि का उद्देश्य, ठीक है, इसे क्या है? सहायक संधि इसलिए कहा जाता था जो कि भारतीय शासक इस संधि की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता था। कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। ठीक है,
सहायक संधि की शर्त क्या थी कि भारतीय शासकों को क्या अब अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यदि 13 साल का एक बच्चा है, कालीन के कारखाने में काम कर रहा है, तो उसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो वो हो रहा है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो उसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तीसरा दे रखा है, यदि किसी समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसका किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो उसके क्या है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो इसमें क्या है, उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसको भी जरूर देखेंगे। सैंपल पेपर में हमने करवा दिया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा संघवाद के देख लेते हैं। संघवाद का अर्थ होता है कि संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है। ठीक है, तीनों स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। अब सरकार का बंटवारा हम यहाँ पे लिखते हैं, सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मैं मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, शासन पद्धति क्या है, संसदीय पद्धति है, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हम टाइप नहीं कर पाए थे प्यारे बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लेके हमने आपको करवा दिया है। और वीडियो अगर ब्लर होगी तो क्वालिटी बढ़ा के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए प्यारे बच्चों उन सारे चैप्टर को पढ़ के जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ। पेपर को एक बार 2 बार जरूर पढ़ना और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे करके आना, देखना आपके अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।